नमस्कार दोस्तों। तो वो दिन आ गया और तीन अहम राज्यों, और मैं तीन अहम राज्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इन तीनों राज्यों में पोलस्टर्स के तमाम एग्जिट पोल्स के उलट नतीजे जो आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले हैं। एक बात तय है, अगर एक पंक्ति में मैं इन नतीजों का आकलन करूं तो भारतीय जनता पार्टी का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। राहुल गांधी को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मोहब्बत की दुकान, नफरत की दुकान से आगे बढ़कर जातीय जनगणना की वो जो लगातार बात कर रहे थे उसका असर जनता पर नहीं पड़ रहा है। पार्टी जो राज्यों में जिस तरह से बटी हुई है वो अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि हम ये ना भूलें, जितने पत्रकार जमीन पर जा रहे थे उन्हें बेशक ये कहा जा रहा था कि हम भाजपा से नाराज हैं, कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, मगर 2024 में तो हम प्रधानमंत्री मोदी पर ही विश्वास जतलाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि ना राज्य स्तर पर ना केंद्र स्तर पर कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब है। और आज स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार भाषा, स्वागत है आपका। भाषा, सबसे बड़ी बात, जाहिर सी बात है, अब ये चुनाव खत्म होने वाले हैं, ये कांग्रेस के लिए करारा झटका है। आप उस राज्य को भी नहीं बचाकर रख पाए, यानी छत्तीसगढ़, जहां पिछली बार आपको 68 सीटें मिली थी। आप कल्पना नहीं कर सकते, भूपेश बघेल 4 महीने पहले आप सोच भी नहीं सकते थे, भूपेश बघेल को बताया जा रहा था भाई कांग्रेस के नेक्स्ट बिग थिंग है, नेक्स्ट बड़े नेता हैं, मगर छत्तीसगढ़ में आप अपने आप को बचा नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहां पर कांग्रेस कर्नाटक जैसे नतीजे दोहरा पाएगी, ये देखिए क्या करारा तमाचा ये नतीजा। देखिए अभी सर, इन परिणामों से जो तमाम रुझान सामने देख रहे हैं, डिटेल्स तो हम बाद में इस पे चर्चा करते रहेंगे। एक बात बहुत साफ है, साम दाम दंड भेद, जीत हर कीमत पे हासिल करने का एक अलग ढंग का मैकेनिज्म भारतीय जनता पार्टी ने विकसित किया है, जिसका काट अभी तक कांग्रेस नहीं डेवलप कर पाई है। और आपने जिसका जिक्र किया, जातिगत जनगणना, राहुल गांधी बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूं, जमीन पे जाके पूछ रही हूं, दूसरा कांग्रेस का नेता बताइए जो डिकोड तो करे कि जातिगत जनगणना यानी क्या, बिहार को छोड़कर बाकी कहां असर है इसका। और उससे भी बड़ी बात अभी सर, राजस्थान, मतलब राजस्थान में जो जीत का अंतर है, छत्तीसगढ़ जहां पर आपने सारे वादे किए, आपने एमएसपी से बढ़कर लोगों को किसानों को वहां पर पैसा दिया, समर्थन मूल्य दिया, लेकिन वहीं पर जो सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ रही, इन तमाम राज्यों में, तीनों राज्यों में आप एक भी अलायंस नहीं कर पाए। आप एक भी पार्टी को, एक भी, यहां तक कि जो आदिवासी बेल्ट है छत्तीसगढ़ की, बस्तर वाली बेल्ट, जिसने बम्पर वोट दिए थे आपको, वहां पे जो नाराजगी है, जो जाहिर नाराजगी है, आप उसे एड्रेस नहीं करते। क्यों? मध्य प्रदेश, जहां पर तमाम आकलन, मतलब पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, इस बार उससे भी ज्यादा भाजपा को वोट मिला, तब भी जबकि शिवराज को उन्होंने बाहर कर दिया। यानी एक जो मैकेनिज्म है भारतीय जनता पार्टी का, उसका कोई तोड़, कोई काट नहीं। और एक आपके पास, आप सोचते हैं कि अचानक आप जातिगत जनगणना पे जानेंगे और लोग आपको वोट देने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने एजेंडे पर नीचे तक मैं कह रही हूं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो काम करने वाली महिला हो, सबके पास अपना प्रचार प्रसार पहुंचाती है, जिसमें सो कॉल्ड भाषा, हम तीनों राज्यों को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, क्योंकि तीनों राज्यों में जीत भाजपा की निगाह से और हार कांग्रेस की निगाह से बहुत कुछ कह रही है। सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी कुछ ही महीनों पहले कमलनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा ही रहा था, कमलनाथ बर्ताव भी ऐसा कर रहे थे, मगर पर्दे के पीछे क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूं। जिस तरह से चंबल में, ग्वालियर में टिकट बांटने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को थी, उसको लेकर जबरदस्त असंतोष हो रहा था। यह ना भूलें, मैंने इसी मंच पर आपको वीडियो दिखाया था जिसमें लोग कमलनाथ के पास पहुंच गए थे और कमलनाथ ने कहा था भैया आप जयवर्धन और दिग्विजय से बात कीजिए, ऐसा खुलेआम हो रहा था। यही नहीं, कमलनाथ की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में कमलनाथ ने सुनना छोड़ दिया था
केंद्रीय आला कमान को। इसकी एक छोटी सी मिसाल देते हैं। इंडिया गठबंधन ने फैसला किया था कि कुछ एंकर्स को इंटरव्यू नहीं दिए जाएंगे, मगर कमलनाथ ने उसकी भी परवाह नहीं की। और अब हालात देखिए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक कमलनाथ जो है अपने गढ़ छिंदवाड़ा में पिछड़ते नजर आ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यहां पर भाषा, क्या अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ और दिग्विजय से आगे बढ़ना होगा? क्योंकि देखिए, विचारधारा के तौर पर मैं दिग्विजय को तो जानता हूं कि वो समझौता नहीं कर सकते, मगर नकुलनाथ को मैं नहीं जानता, मैं जयवर्धन को नहीं जानता हूं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अब इन दोनों नेताओं के आगे बढ़ना पड़ेगा? और आगे बढ़ेगा भी तो खाई ये है कि फिर आपके पास उनके बेटे हैं जिनका कोई असर नहीं दिखाई दिया। हाँ, और दूसरी बात ये भी है अभिसार कि अब कांग्रेस के पास कौन से नए चेहरे होंगे, क्योंकि कमलनाथ का ये आखिरी चुनाव है। हम सब जानते हैं, कमलनाथ भी जानते हैं, उनके पक्ष में जो वोट मांग रहे थे वो भी ये जानते हैं। यानी आपके पास दूसरी लीडरशिप नहीं है। इस चुनाव में भी दिखाई नहीं दी। प्रचार प्रसार में जहां पे आप कमान दे, लोगों को लीडरशिप दे, वो दिखाई नहीं दिया। और उससे भी बड़ी बात, जो ये संदेश साफ है कि आप बीजेपी की बी पार्टी होके तो कम से कम चुनाव नहीं जीत सकते। जो असंतोष शिवराज सिंह चौहान पर था, वो आपके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि आप उन बाबाओं के पैर छूते हुए, पास जाते हुए गए। मुद्दा मैं आपसे उठाना चाहता हूं। आप बागेश्वर धाम के सामने सिर झुकाएंगे, आप सॉफ्ट हिंदुत्व खेलेंगे, आपको कायदे से जनता को यह कन्वे करना चाहिए था कि भाई हम मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मगर आप उनकी डाइट टीम बनकर बैठे हुए हैं। भाई, आप कहीं से भी उसका प्रचार प्रसार कि नहीं मैं ये देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का विकास ये करना चाहता हूं और इस दिशा में मध्य प्रदेश को ले जाऊंगा, उसके बजाय आप तकरीबन वही रास्ता अपना रहे थे जो आपने चैनल की बात कही। हम सब जानते हैं किस तरह से एक चैनल की मुखिया पहुंचती हैं वहां पर और उनको वो इंटरव्यू देते हैं जिनको यहां पे बैन कर रखा है। और तीसरी बहुत अहम बात मध्य प्रदेश को लेकर, आप देखिए कि मध्य प्रदेश गुजरात बन गया है। इन चुनाव के परिणामों से साबित हो गया है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का बहुत पुराना काम है, जो नेटवर्क है उसकी वजह से अब भाषा, मुझे क्या लगता है कि 2018 में भी जो बहुत ही कम अंतर से कांग्रेस को जीत मिली थी ना, वो भी मंदसौर में जो फायरिंग हुई थी जी, और कुछ जो फॉरवर्ड कास्ट में किस्म का असंतोष था उसके चलते हुई थी। आपने बहुत वाजिब यहां मुद्दा उठाया कि मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं गुजरात बन रहा है। इनफैक्ट मैं एक कदम और आगे जाना चाहूंगा। जिस तरह के परिणाम हमने 2019 के लोकसभा चुनावों में देखे, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, एक तरफा नतीजे जी, मुझे तो लगता है हिंदी बेल्ट में इस वक्त कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। वो लोग इस वक्त नहीं लड़ पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। हाँ, उनके पास एक सुनियोजित रणनीति नहीं है। नहीं तो सुनियोजित रणनीति होती तो कमलनाथ, कांग्रेस, राहुल गांधी मिलकर ये प्लान करते ना कि आपके पास जो बाकी छोटे दल हो सकते हैं जो बहुत अहम किरदार करते हैं, जब हम आप और बैठ के करेंगे कि कितनी सीटें कहां गई, कितने वोट कहां गए, तो पता चलेगा कि तमाम जो छोटे पार्टियां हैं, खासतौर से जो ट्राइबल पार्टियां हैं, उनकी जो इग्नोरेंस आपने की, उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है अभिसार, इस समय मुझे लगता है हमें सोचने की कि भाजपा ने जो साम दाम दंड भेद का, ईडी से लेके तमाम तंत्रों का, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जिस तरह से टैगलाइन थी और अभी टैगलाइन चल रही है, देश की गारंटी, मोदी की गारंटी, मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, तो मुझे लग रहा है कि इन चुनाव से जो पिच बनाया है बीजेपी ने और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में, उसका काउंटर जवाब 0.5% भी कांग्रेस के पास नहीं। मैं इससे पहले कि हम राजस्थान का रुख करें, बहुत ही त्वरित आपसे टिप्पणी करना चाहूंगा। हम दूसरी पीढ़ी की बात कर रहे थे कांग्रेस की। अब दूसरी पीढ़ी कौन है? ले दे के वही वंशवाद, जयवर्धन और नकुलनाथ जी। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब और सिर्फ उटव्वल होने वाली है कांग्रेस में। हालांकि सिर्फ उटव्वल की अब कोई वजह नहीं है, क्योंकि बंगला लुट चुका है, कारवां लुट चुका है। सवाल यह कि अब अगर कांग्रेस आगे देखे भी तो क्या देखे? नहीं, मुझे लगता है कि इस समय कांग्रेस के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए कमलनाथ
राहुल गांधी और सेंट्रल कमान की तो नहीं सुन रहे थे। हम सब जान रहे थे इसको। वो लगातार तमाम उद्योगपतियों से मिलने से लेकर, तमाम टीवी चैनलों से मिलने से लेकर, नीतियों के लेवल पर भी। तो शायद कांग्रेस के पास अपने को रीबिल्ड करना, क्योंकि अब दो नाम ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, दिग्विजय और कमलनाथ, दोनों ही नहीं चले हैं। तो केंद्र के पास ज्यादा एक गुंजाइश है, केंद्रीय नेतृत्व के पास, कि वह मध्य प्रदेश को रीबिल्ड करे और तुरंत करे। उसमें कोई समय नहीं है। अब हम भाषा रुक करना चाहेंगे राजस्थान का। राजस्थान में भी कई सर्वेस कह रहे थे कि भाई कांग्रेस को बढ़त है, या अगर नहीं है तो करीबी मुकाबला है। मगर आप देख रहे हैं इस वक्त आसानी से भाजपा जो है वो 120 सीटों की तरफ जा रही है। कांग्रेस जो है वो करीब 60 से 65 सीटों के बीच जो है सिमट जाएगी। यानी कि संजीवनी हो, तमाम योजनाएं हो, अशोक गहलोत की काम नहीं आई, सामाजिक सरोकार की योजनाएं काम नहीं आई। उल्टा पिछले कुछ अरसे से एक सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा था, चाहे सांप्रदायिक टकराव हो, गोदी मीडिया का कवरेज हो, और उसके बाद कन्हैया लाल वाला एपिसोड है जिसे भाजपा ने लगातार चुनावों में भुनाया। पहला सवाल यहां पर भाषा, क्या आपको लगता है कि भाई योजनाएं तो यहां पर उनकी भी थी ना? मध्य प्रदेश में अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई लाडली योजना की सफलता तो यहां पर संजीवनी थी, यहां पर सेलफोन था, तो क्या वजह है कि यहां पर वो कामयाब नहीं हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो डिलीवरी का मसला है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव जीतने की जो एक रणनीति है, जो एक मैकेनिज्म डेवलप किया है, वो योजनाओं से परे है। अभी सारी ये समझना, उत्तर भारत की जनता बार बार ये बता रही है कि आपके पास सब कुछ हो सकता है। इतनी बढ़िया योजना छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अंत में जो अर्बन पुअर यानी शहरी गरीब के लिए लेकर आए, ओल्ड एज पेंशन को बढ़ाया, तमाम चीजें जिससे लगातार स्वास्थ्य योजना मोदी जी से बड़ी है। लेकिन आप देखिए कि आपने कन्हैया लाल का जिक्र किया, कन्हैया लाल पे कांग्रेस क्यों डिफेंसिव थी, जबकि आपके पास एविडेंस थे कि उसमें लोग कौन शामिल थे। आप वहां पर बैटिंग करते। आपने आतंकवादियों के पक्ष में रैलियां नहीं निकाली, जैसा बलात्कारियों के पक्ष में भाजपा निकालती है। मैं कह रही हूं, तो यहां पर आपको भी तो खड़े होकर दम ठोककर, जैसे सीधा रमैया कर्नाटक में ठोक रहे थे, वैसे खड़े होकर कहना चाहिए था कि नहीं, हम इस तरह का राजस्थान चाहते हैं। वहां आप डिफेंसिव हो गए तुरंत ही। और ये जो पूरा माहौल बना कि सांप्रदायिक काट खुलेआम, मैं तो अलवर गई, अलवर में जिस तरह के भाषण थे उसका काउंटर नहीं है। तो आप ध्रुवीकरण के लिए जगह दे देते हैं और अपनी योजनाओं को, बहुत दुख के साथ मुझे अभिसार कहना पड़ रहा है कि जो अशोक गहलोत की योजनाएं हैं वो जमीन पर भी मोदी जी की योजनाओं के तौर पे लोग जान रहे थे। और जिस तरह से किसानों को इन्होंने, यानी कि जो प्रचार है भाजपा का, जो प्रचार तंत्र है, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई काट नहीं है। मोहब्बत की दुकान उसका काट नहीं कर सकती। और आप जो ट्विटर पर बेशक कुछ पोल्स जीत जाएं, उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जमीन पर जो प्रचार है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, और इसकी जिक्र मैं पहले भी आपसे कई बार कर चुका हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक जोशी जी हैं, वो भाजपा के एक नेता से बातचीत कर रहे थे कि देखो ये अभिसार हो, रवीश हो, मुश्किल से 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों तक पहुंचते होंगे, हम सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए 18 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं जी। तो आपने जो बात कही कि गहलोत की योजनाओं को भी प्रधानमंत्री की योजनाओं के तौर पर पेश किया गया, ये कोई इसमें कोई अजूबी बात नहीं है। हाँ, और देखिए, लेकिन मेरा दूसरा सवाल यहाँ कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं से है कि आपके पास जब आपकी अपनी सरकार रहती है, तब आप ये भ्रामक प्रचार को काउंटर करने के लिए क्यों नहीं काम करते? क्यों ऐसा हो जाता है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और तमाम जगहों पे जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वे भी राइट विंग मीडिया को सपोर्ट और प्रोपोगेट करती हैं? सपोर्ट भाषा, आपको याद होगा कि अलवर में सांप्रदायिक टकराव को लेकर आपको याद होगा कि न्यूज 18 के उस पत्रकार ने झूठी खबरों का प्रचार प्रसार किया, उस पर केस हुआ, मगर कोई जवाबदेही नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। मैं कह रही हूं क्यों? और दूसरी तरफ सिद्दीक कप्पन हो, उमर खालिद हो, ये 2-2 3-3 साल तक आतंकवाद की धाराओं में पड़े रहते हैं। राजस्थान के ही 2 लोगों को लेकर हरियाणा पुलिस दूसरे ढंग की कार्रवाई करती है, गौरक्षक दल हिंसा करते हैं, लेकिन कहीं से भी मैं कह रही हूं जो फाइट टू फिनिश है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे करती है, वैसा प्रचार, वैसा फाइट टू फिनिश करने का एक जो पॉलिटिकल किल होता है कि नहीं हमको जीतना है,
ये करने में तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम समय तक रोड शो करते हैं अभिसार। सिर्फ एक विधायक जीता था उनका, टी राजा सिंह, जिसको आपने सस्पेंड भी किया। आज देखिए क्या स्थिति है, आप 10 सीटों पर लीड कर रहे हैं वहां पर। तो ये जो एक चीज है कि आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइन करके, लेकिन अभिसार एक चीज और है, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इसमें जिस तरह से ईडी का खेल हुआ है, जिस तरह से प्रेशर पड़ा है, वो भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बराबर का मैदान तो नहीं है। जो कुश्ती हो रही है उसमें एक के पास ज्यादा है। वो तो हम देख ही रहे हैं ना। देखिए, न सिर्फ एजेंसीज की कार्रवाई, और वो सिर्फ मध्य प्रदेश राजस्थान में नहीं है, हमने उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले देखा, हमने कर्नाटक के चुनावों से देखा। और सबसे बड़ी बात, ये एजेंसीज आज के तौर पर एक खौफ का सबब बन गई हैं। नहीं, चुनाव जिताने की गारंटी हो गई। गारंटी तो है। अरे नहीं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। राजस्थान में 2 पकड़े गए जी, और अभी हाल में तमिलनाडु में पकड़े गए, एक व्यक्ति पकड़ा गया। तो ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, इनका खौफ, इनका आतंक दिखाई दे रहा है। ये लोग वसूली जो 20-20 लाख की, 3-3 करोड़ की जो कर रहे हैं, वो उनके जेब में जा रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? तो नो डाउट एजेंसीज और प्रचार तंत्र, इन दोनों का प्रभाव मध्य प्रदेश और राजस्थान में दिखाई दिया जी। लेकिन छत्तीसगढ़, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, वो भी ऐसी सरकार जिसके बारे में आप खुद इतना कॉन्फिडेंट थे, सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस आ रही है, लेकिन अंतिम समय में जिस तरह का परिणाम आ रहा है, मुझे लगता है कि इस पे जो चुनाव जीतने का मैकेनिज्म है और उस पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जैसे बाकी तंत्रों पे कब्जा किया है ना, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सारी जांच एजेंसियां, मीडिया, उसी तरह से ये जो एक व्हीकल है चुनाव जीतने का, आप देखिए उत्तर भारत में कम से कम बिल्कुल अलग ढंग से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, भूपेश बघेल, अगर हम अशोक गहलोत से उनकी तुलना करें, तो वो हमेशा से ही मीडिया के भी दुलारे थे। उन्हें बहुत ही इंपैक्टफुल मुख्यमंत्री के तौर पर मैगजीन्स ने भी पेश किया था। पिछले 4 महीने पहले उनका कोई काट नहीं था। रमन सिंह कहीं नहीं थे मैदान में पिछले 5 सालों से। मगर अब देखिए, हालात इतने बुरे हैं कि अब कांग्रेस जो है वो 35 सीटों पर सिमट रही है। ये बुरे हालात इस वक्त उनके वहां पर भी हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि जाहिर सी बात है कि जमीन पर असर, आपको क्या लगा कि सबसे कमजोर रग कांग्रेस की क्या रही छत्तीसगढ़ में? मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने बस्तर वाली बेल्ट को इग्नोर किया, वहां के सवालों को इग्नोर किया, और आप एक तरह की कॉर्पोरेट लॉबी, जहां पे हमें दिखाई दे रहा था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ दूसरे ढंग की लॉबी, हिंदुत्व लॉबी के साथ थे, भूपेश बघेल यहां पर तमाम तरह के खनन के मसले पर, पर्यावरण वाले से जुड़े हुए मसले पर बिल्कुल साइलेंट बने हुए थे, और आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस नहीं कर रहे थे। आदिवासी वोट बहुत इंपॉर्टेंट था बघेल जी, जिसको लगातार लोग बोल रहे थे, लेकिन आपने पूरी तरह से अनदेखी की। और देखिए कितनी हैरानी की बात है अभिसार कि बस्तर वाला पूरा इलाका और बाकी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता है, आगे की तरफ वो बढ़ती हैं। यानी जमीन को कब्जा करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए हर स्टेट में, इन 3 राज्यों की हम बात कर रहे हैं, तीनों राज्यों में भाजपा की रणनीति अलग है, कांग्रेस की नीतियां अच्छी हैं, लेकिन वोट नहीं मिल रहा। ये एक बहुत बड़ा सवाल भारतीय लोकतंत्र के लिए पेश कर रहे हैं 3 चुनाव। अब हम जो है चर्चा करेंगे भविष्य का रास्ता, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बाद हम लोकसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब हम लोकसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मुकाबला एक तरफ राहुल गांधी होगा, एक तरफ नरेंद्र मोदी होंगे। पहला सवाल तो यहां पर यही बनता है कि क्या अब यह मुकाबला मुकम्मल होता दिखाई देगा, या फिर अब मोदी का मुकाबला इंडिया गठबंधन के तौर पर करना पड़ेगा? क्या राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी, क्या यह मुकाबला संभव है इन नतीजों के बाद? देखिए, ये नतीजे होते या ये नतीजे नहीं होते, फिलहाल भारतीय राजनीति में मुकाबला राहुल वर्सेस मोदी ही होने वाला है। क्योंकि नीचे तक भारत जोड़ो यात्रा, जो तेलंगाना में भी परिणाम दिखाई दिया है, उसमें भारत जोड़ो यात्रा, कर्नाटक चुनाव, और दक्षिण भारत और उत्तर भारत का एक जो क्लियर डिवाइड दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ राज्य जैसे बिहार, जैसे हिमाचल, जैसे पंजाब, ये सारे राज्य अलग अलग ढंग के हैं, पश्चिम बंगाल, लेकिन इसमें
मुझे लगता है जो रणनीति इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए, जिस तरह से उसे बाकी दलों को साथ अगर इन 5 राज्यों में भी ले लेते वो, तो शायद एक टीम के तौर पर वो उभरते, जो 2024 के लिए उनके लिए अच्छा होता। ये जो अलायंस है ना, ये कोई आर्टिफिशियल अलायंस नहीं हो सकता अभी साथ कि मैं और आप अचानक आ जाएं और अचानक सोचे कि नहीं जी हम साथ लड़ेंगे। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है भाषा कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं, अनडाउटेडली निर्विवादित नेता, जो कहते हैं उसी का अनुसरण होता है। ना सिर्फ पार्टी उनकी मानती है, एजेंसीज भी उनके लिए काम करते हैं, सारे जो पापा की परियां, मीडिया के गुल्लू कालू भी उनके लिए काम करते हैं। मगर राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि मध्य प्रदेश में उनकी बात कमलनाथ नहीं सुनते हैं, राजस्थान में उनकी बात अशोक गहलोत नहीं सुनते हैं। मैं नहीं जानता वो क्या आश्वासन देते हैं सचिन पायलट को। सचिन पायलट चुनाव प्रचार के लिए बाहर नहीं निकलते हैं। तो उनकी तो सबसे बड़ी दिक्कत यह नहीं है कि उन्हें यह फैसला करना है कि भाई हमें जीते कैसे। वो तो बुनियादी मुद्दों से जूझ रहे हैं यहां पर। उनकी पार्टी उनकी नहीं सुन रही है, मुझे ऐसा लगता है। कम से कम ये नतीजे तो यही बताते हैं। नहीं, देखिए, सवाल सिर्फ पार्टी के सुनने का नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र में चुनाव जीतना एक बिल्कुल अलग इंडस्ट्री के तौर पे, जैसे मीडिया एक अलग इंडस्ट्री है, इसे हम और आप मीडिया कहेंगे, लेकिन जो लोग जानते हैं वो मीडिया के तौर पे नहीं, अवधारणा के तौर पे एक इंडस्ट्री के तौर पर है। इसमें कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक नए नेतृत्व के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन करे। आप जो बोल रहा है ऊपर का नेता, वो नीचे तक पहुंचना और उसको एक वोट में तब्दील करना, बूथ मैनेजमेंट करना। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए अमित शाह का जो दावा है कि हमसे बड़ा नेटवर्क किसी का नहीं है। तो ये सारे सवाल हैं जो मुझे लगता है 2024 और पता है भाषा, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, बतौर पत्रकार हमने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमित शाह ने किया है, प्रधानमंत्री ने फांसी देने की बात, मूर्खों का सरदार, ये वो तमाम चीजें, एजेंसीज का इस्तेमाल, और फिर भी इन्हें जीत मिली। क्या ये माना जाए, और ये आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में ये और उग्र होने वाला है और फोकस्ड होकर ये नफरत और बढ़ने वाली है? देखिए, आने वाले दिन और खतरनाक होने वाले हैं और आने वाले दिनों में हमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का चेहरा, उनके इर्द गिर्द पूरा जो माहौल बन रहा है वह दिखाई देगा। इसका काउंटर किस तरह से होगा, इसका मैकेनिज्म इस समय विपक्ष के पास नहीं है। लेकिन दक्षिण भारत और उत्तर भारत के तमाम राज्य, खास तौर से बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बिल्डअप होनी चाहिए एक नई रणनीति, जिसमें आप कम से कम संवाद तो स्थापित करें और थोड़ा अपना घमंड भी कम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाषा। तो आज मेरे मंच पर यह था पहला कार्यक्रम कि क्या वाकई भाजपा का जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने अलग अलग मुद्दों पर, आज के इस अहम, इन ऐतिहासिक चुनावों के नतीजों पर, अलग अलग पहलू पर मैं आपके सामने जानकारी और शोज लाता रहूंगा। अभिसार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।